हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आप सो रहे हैं तो जग जाइए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहा है। क्योंकि आपके लिए इसीलिए आपके लिए हम लेकर आए, इस कम टाइम को देखते हुए हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स के 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यह वैसा क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। एंड में अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके साथ ही आपको मिलेगा फिजिक्स का लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अपने शब्दों में, ठीक ना। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर करेंगे। तो चलिए बिना विलंब के क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं मजेदार प्रश्न। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है उसे कहा जाता है। तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है उसे क्या कहा जाता है। कुचालक, अर्धचालक, चालक, विद्युत रोधी। तो फटाफट बताना होगा यहाँ पे आंसर आप लोगों को। यहाँ पे सुगमता मतलब हो गया आसानी से प्रभावित होता है, मतलब आसानी से प्रभावित होता है, तो उसे ही चालक कहते हैं। तो यहाँ पे का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, एक पदार्थ दो धातु के गोले यानी कि ए तथा बी है, जिन पे जो है ना क्या लिखा हुआ है, ए पर जो है ना क्यों आवेश है तथा बी पर माइनस क्यों आवेश दिया गया है, किसका द्रव्यमान बढ़ेगा। ए का, बी का, दोनों का, डी में होगा शायद नन का, तो किसी का नहीं। तो फटाफट बताना है आप लोगों को। आंसर में कोई कमी नहीं होना चाहिए। आंसर एकदम रट के मतलब कमेंट बॉक्स आंसर से फुल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही पदार्थ के दो गोले को, मतलब ए और दो धातु के गोले पर जो है ना ए तथा बी दिए गए हैं, जिन पे ए पर जो है प्लस क्यू आवेश है तथा बी पर जो है माइनस क्यू आवेश दिया गया है, किसका द्रव्यमान बढ़ेगा। फटाफट आंसर आप लोगों को करना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग फटाफट आंसर दे दिए होंगे तो अब हम आंसर देते हैं कि यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ना, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है मेरा यहाँ पे, वैद्युत फ्लक्स का मान किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स का मान किस पे निर्भर करता है, केवल वैद्युत क्षेत्रफल, केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, दोनों पर, केवल आवेश पर। फटाफट बताना है आप लोगों को आंसर। आंसर में कोई कमी नहीं होना चाहिए। विद्युत फ्लक्स किस पे निर्भर करता है, तो यहाँ पे का सही जवाब हो जाएगा विद्युत फ्लक्स जो है ना। आप लोग पहले कमेंट में आंसर दीजिएगा, उसके बाद हम बताएंगे आपको आंसर, इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे फटाफट इसका जवाब हो जाएगा विद्युत क्षेत्र एवं पृष्ठ क्षेत्र दोनों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत फ्लक्स किस प्रकार की राशि है। तो बताना है फटाफट विद्युत फ्लक्स किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि, अदिश राशि, अक्षीय राशि, कोणीय राशि। आप लोगों को फटाफट आंसर कमेंट करना है, विद्युत फ्लक्स जो है किस प्रकार की राशि है। आंसर में कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा विद्युत फ्लक्स जो है ना, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा विद्युत फ्लक्स जो है एक प्रकार का अदिश राशि है। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 5 है हमारा, खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो खोखले गोले के अंदर जो विद्युत विभव का मान बताना है। शून्य होगा, प्रत्येक बिंदु पर समान होगा, अनंत होगा, परिवर्तनीय होगा। फटाफट आप लोगों को बताना है कि खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो क्या होता है, शून्य होता है, प्रत्येक बिंदु पर समान होता है, अनंत होता है, परिवर्तनीय होता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। आप पहले आप लोग आंसर दीजिएगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, एक विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होता है। तो फटाफट बताना है, एक विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होता है। आप लोग आंसर कमेंट करना है, प्लस क्यू, माइनस क्यू, टू क्यू, शून्य। फटाफट आप लोगों को आंसर देना है, आंसर में कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो एक विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश जो है ना कितना होता है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, एक विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश जो है हमेशा शून्य होता है। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न नंबर 7 है हमारा यहाँ पे, तो साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। फटाफट बताना है आप लोगों का आंसर। एकदम चुन चुन के आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ। साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, समान रहती है, शून्य हो जाती है। फटाफट आंसर देना है, आंसर में कोई कमी नहीं होना चाहिए।
जब भी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा उसकी त्रिज्या जो है ना यह बढ़ जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है किसके बराबर होता है? जूल के, जूल सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है एक, इसको सीधा सीधा समझ लीजिए, ऐसे आपको सिर्फ आंसर देना है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? तो आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, फास्ट में आंसर दीजिए। ये ऑप्शंस को भूल जाइए, आप लोग ऑप्शंस को भूल जाइए। आंसर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है किसके, वोल्ट किसके बराबर होता है? फटाफट आंसर देना है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? तो यह जो है ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के, 19 जूल के बराबर होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दीजिए पर ये आंसर। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, ये ऑप्शंस भी भूल जाइए। विद्युत धारिता का विमीय सूत्र क्या है? तो विद्युत धारिता का विमीय सूत्र बताना है आप लोगों को फर्स्ट में। तो विद्युतीय धारिता का विमीय सूत्र, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो फटाफट आप लोग कमेंट करना, विमीय सूत्र कमेंट करना विद्युत धारिता का। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा विद्युत धारिता का विमीय सूत्र एम यूनिवर्स 1, उसके बाद देना है एल यूनिवर्स 2, टी यूनिवर्स 4 -2 होगा यहाँ पे, टी यूनिवर्स 4, ये एरिया नहीं क्षेत्रफल यूनिवर्स 2। तो ये हो जाएगा आपका विद्युत धारिता का सूत्र, बिल्कुल मतलब विमीय सूत्र आप लोग याद रख लीजिएगा बिल्कुल अच्छी तरीका से। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, परावैद्युत माध्यम में एकांक आयतन में कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं? तो फटाफट आंसर देना है, परावैद्युत माध्यम में एकांक आयतन में कुल विद्युत द्विध्रुव को आघूर्ण को क्या कहते हैं? फटाफट देना है, ध्रुवण सदिश, विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स, धारिता। फटाफट आप लोगों को आंसर कमेंट करना है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ध्रुवण सदिश राशि। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, धातुओं का प्रवैद्युतांक कितना होता है? फटाफट बताना है आप लोगों को, धातुओं का प्रवैद्युतांक कितना होता है? 1 अनंत 0 10। फटाफट आप लोगों को आंसर बताना है कि धातुओं का प्रवैद्युतांक कितना होता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा धातुओं का प्रवैद्युतांक जो ना यह अनंत होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक बताना है आप लोगों को फटाफट। क्या वोल्ट होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है, वोल्ट इंटू मीटर होता है, या टेस्ला होता है? फास्ट में आप लोगों को बताना है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, फास्ट में बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शंस गलत है, तो विद्युत फ्लक्स का वोल्ट मीटर होना चाहिए, यहाँ पे मीटर होना चाहिए, तो वोल्ट मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है मेरा यहाँ पे, दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? तो फटाफट बताना है, दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पे काटती है? जैसे जिस प्रकार, इस प्रकार हम एग्जांपल ले लें, प्लस क्यू माइनस क्यू जैसे। उसके बाद यहाँ पे फास्ट में बताना है आप लोगों को, जैसे यहाँ से निकल के ऐसे आएगी तो यह जो है एक दूसरे को कब काटेगी, सॉरी यहाँ पे ये एग्जाम्पल नहीं है, क्या बोला, दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कब काटेगी? तो यहाँ पे फटाफट बताना है आप लोगों को, क्वेश्चन का जवाब फटाफट देना है आप लोगों को कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटेगी? 90 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, किसी कोण पर भी नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा किसी भी कोण पर नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भूरा रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है? तो भूरा रंग के लिए कार्बन कलर का प्रतिरोध, कलर कोड का प्रतिरोध बताना है फास्ट में आप लोगों को। भूरा रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड बताना है 1 2 3 4, फास्ट में बताना है आप लोगों को। तो यहाँ फटाफट आप लोगों को बताना है, भूरा रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड का ये जो है 1 होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, 20 वोल्ट तथा 2.5 वाट पर कार्य करने वाले लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पे फटाफट बताना है आप लोगों को, आंसर कमेंट में होना चाहिए कि 20 वोल्ट। तो फटाफट चलते हैं अब अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है मेरा यहाँ पे, फैराडे किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो फैराडे किस भौतिक राशि का मात्रक है? विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, और उसके बाद विद्युत धारिता का, या विद्युत विभव का? फैराडे बताना है फैराडे किस भौतिक राशि का मात्रक है? फास्ट में बताना है आप लोगों को आंसर, जवाब कमेंट बॉक्स में भर जाना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहा है। तो आपको बताना चाहिए कि फैराडे जो है किस भौतिक राशि का उदाहरण है, मात्रक है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा फैराडे जो है ना, यह जो है ना,
यहाँ पे सही जवाब आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग सही जवाब दे चुके हैं तो अब हम देते हैं आपका सही जवाब। या जो है ना विद्युत धारिता का मात्रक होता है, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक बताना है आप लोगों को। तो ओम प्रति मीटर, उसके बाद ओम मीटर या ओम मीटर प्रति ओम। फास्ट में बताना है कि प्रतिरोधकता का यानी कि मात्रक बताना है, एसआई मात्रक बताना है, कोई कंजूसी नहीं, मतलब एकदम मतलब होता है ना वो आलसीपनी नहीं चलेगा। आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स में देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक हो रहा है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा किसी भी विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो किसी विभव मापी का सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। धारा बढ़ानी चाहिए, धारा घटानी चाहिए, प्रतिरोध घटाना चाहिए, विभव बढ़ाना चाहिए। फास्ट में बताना होगा कि किसी भी विभव मापी का सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो फटाफट यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, धारा घटानी चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है मेरा यहाँ पे धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो धारा घनत्व का मात्रक बताना है आप लोगों को फास्ट एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति सेकेंड, न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट प्रति मीटर। फास्ट में बताना है धारा घनत्व का मात्रक क्या होगा। धारा घनत्व का मात्रक बताना है आप लोगों को यहाँ पे। तो यहाँ पे फटाफट आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर उत्पन्न होता है। तो जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तब चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स, विद्युत विभव। फास्ट में बताना है आप लोगों को। तो फटाफट आप लोगों को आंसर देना है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है मेरा यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा गतिशील आवेश पर संपादित कार्य कितना होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा गतिशील आवेश पर संपादित कार्य कितना होता है। अधिकतम, न्यूनतम, शून्य, अनंत। फास्ट में आप लोगों को आंसर देना है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, यह जो है हमेशा शून्य होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, मिश्रित क्रम, किसी भी क्रम में नहीं। फास्ट में आप लोग को जवाब देना है एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, इसे जो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए उसमें क्या जोड़ा जाता है। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए उसमें क्या जोड़ा जाता है। निम्न प्रतिरोध का समांतर में, उच्च प्रतिरोध श्रेणी में, उच्च प्रतिरोध समांतर में, निम्न प्रतिरोध श्रेणी में। तो फटाफट आप लोगों को जवाब देना है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए उसमें क्या जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा गैल्वेनोमीटर की सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर की सहायता क्या ज्ञात किया जाता है। धारा का मापन, विभवांतर का मापन, धारा की उपस्थिति या अनुपस्थिति, प्रतिरोध का मापन। फटाफट आप लोगों को जवाब देना है कि गैल्वेनोमीटर की सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा धारा की उपस्थिति या अनुपस्थिति। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित वाहक बल एवं प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। फटाफट बताना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में की घटना में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, लेंज के नियम से, या आपका ओम के नियम से। फास्ट में बताना है आप लोगों को जवाब में कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा जब चुंबकीय क्षेत्र धातु गोला गतिमान कराया जाता है तो वह गर्म क्यों हो जाता है। मतलब जब चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तो वह गर्म क्यों हो जाता है। तो जूल प्रभाव के कारण, घर्षण के कारण, भंवर धारा के कारण, विद्युत धारा के कारण। फटाफट आप लोगों को जवाब देना है, जवाब में कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा या जो भंवर धारा के कारण।
तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, डायनमो का कार्य करने किस सिद्धांत पर आधारित है। तो डायनमो का जो कार्य करना जो है ना, किस सिद्धांत पर आधारित है। ओम के नियम पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत स्थितिकी प्रभाव पर, जूल का नियम पर। फटाफट आप लोगों को आंसर कमेंट करना है। डायनमो के कार्य करने का सिद्धांत किस पर आधारित है, फास्ट में बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा यह जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, चुंबकीय फ्लक्स किस प्रकार की राशि है। तो फटाफट बताना, चुंबकीय फ्लक्स किस प्रकार की राशि है। सदिश राशि, अदिश राशि, अक्ष राशि, अदिश तथा सदिश दोनों। फटाफट आप लोगों को आंसर कमेंट करना है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा यह जो अदिश राशि है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बताना है। टेस्ला, वेबर, गॉस, हेनरी। फास्ट में बताना है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। फास्ट में बताना है आप लोग, आंसर में कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4। फास्ट में बताना है ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ट्रांसफार्मर जो है 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मतलब ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसफार्मर के 2 प्रकार के होते हैं। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है। तो ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक बताना है। टेस्ला, वेबर, एम्पियर प्रति मीटर, न्यूटन। फास्ट में बताना है आप लोगों को जवाब, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होगा। तो फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। तो अब इसका सही जवाब हम देते हैं कि एम्पियर प्रति मीटर। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत 2 भाग में काट दिया जाए तो निम्न में से किसका मान अपरिवर्तित रहेगा। यदि किसी चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत के 2 भाग को काट दिया जाए तो उसका में किसका नाम अपरिवर्तित रहेगा। ध्रुव प्रबलता का, चुंबकीय आघूर्ण का, चुंबकीय क्षेत्र का, और उसके बाद देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स का। फास्ट में बताना है आप लोगों को जवाब देते जाना है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ध्रुव प्रबलता का। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, चुंबकत्व का अस्तित्व का मूलभूत कारण क्या है। तो चुंबकत्व के अस्तित्व का मूलभूत कारण क्या है। स्थिर आवेश, विद्युत आवेश की गति, न्यूट्रॉन, गुरुत्वाकर्षण। फास्ट में बताना है कि चुंबकत्व के अस्तित्व का मूलभूत कारण क्या है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इसका, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा विद्युत आवेश की गति। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाने से चुंबकीय सुई का अपवर्तक काल क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाने से, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का अपवर्तक काल, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे मिस्टेक है। तो अगला प्रश्न है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का अपवर्तक काल, तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 34 है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्त काल क्या होगा। तो यहाँ फटाफट बताना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्त काल बताना है क्या होगा। तो घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो फास्ट में बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र घटने से चुंबकीय सुई का आवर्त काल क्या होगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा यह जो है ना बढ़ेगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, चांदी किस प्रकार का पदार्थ है। तो चांदी जो है किस प्रकार का पदार्थ है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय या विद्युत रोधी। फास्ट में बताना है आप लोगों को यहाँ पे चांदी किस प्रकार का पदार्थ है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा यह जो है एक प्रकार का प्रतिचुंबकीय। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, ऑस्टेट का प्रयोग किससे संबंधित है। तो ऑस्टेट का प्रयोग किससे संबंधित है, विद्युत स्थितिकी प्रभाव से, विद्युत धारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से, भंवर धारा से, चुंबकीय प्रेरण से। फटाफट बताना है आप लोगों को कि ऑस्टेट का प्रयोग किससे संबंधित है। फास्ट में बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा विद्युत धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे ऑस्टेट का प्रयोग बताना किस वर्ष किया गया। तो 1800, 1820, 1831, 1900 ईस्वी में।
तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा यह 1820 ईस्वी में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, एक टेस्ला किसके बराबर होता है? फटाफट बताना है, एक टेस्ला किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, एक टेस्ला किसके बराबर होता है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। ये ऑप्शंस को ध्यान में नहीं रखना है, सीधा सब्जेक्टिव समझ लेना है, एक नंबर वाला क्वेश्चन समझ लेना है आप लोग के लिए। एक टेस्ला किसके बराबर होता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक कौन सा है? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक बताना है, वेबर, टेस्ला, हेनरी, एम्पियर। फास्ट में बताना है आप लोगों को कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक या टेस्ला होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल किसके लंबवत होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिशील आवेश पर बल किसके लंबवत होता है? वेग के, चुंबकीय क्षेत्र के वेग एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों के विद्युत क्षेत्र के। फास्ट में बताना है, चुंबकीय क्षेत्र के में गतिशील आवेश पर बल किसके लंबवत होता है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा वेग एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों के। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का आविष्कार कौन है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का आविष्कार बताना है, न्यूटन, मैक्सवेल, फैराडे या अस्टेड। फटाफट बताना है आप लोगों को, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का आविष्कार कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा माइकल फैराडे। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किस वर्ष की थी? तो बताना है आप लोगों को कि फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, कब की थी? 1820 में, 1831 में, 1845 में, 1900 में। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 1831 ईस्वी में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, लेंस का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो न्यूटन का नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर, गुरुत्वाकर्षण के नियम पर। तो यहाँ पे लेंस का नियम जो है यह ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भंवर धारा किसमें उत्पन्न होती है? तो भावर धारा किसमें उत्पन्न होती है? स्थिर चालक में, गतिमान आवेश में, परिवर्तन या चुंबकीय क्षेत्र में या निर्वात में। फटाफट बताना है भंवर धारा किसमें उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा यह जो परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, चुंबकीय फ्लक्स किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? चुंबकीय फ्लक्स को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? फटाफट बताना है, बी, ई, उसके बाद फाइ या एच। फास्ट में बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा फाइ के माध्यम से। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, ट्रांसफार्मर का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? जूल के नियम पर, विद्युत स्थिति प्रभाव के कारण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, ओम के नियम पर। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, ऊंचाई यानी सेटअप ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है? ऊंचाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है? ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है? धारा का, विभव का, शक्ति को, आवृत्ति को। फास्ट में बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा विभव बढ़ता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे मेरा, अपचाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या घटता है? धारा, विभव, शक्ति, ऊर्जा। फास्ट में बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे विभव घटता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किस वैज्ञानिक द्वारा प्रदर्शित किया गया था? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किस वैज्ञानिक द्वारा दर्शाया गया था? फैराडे, लेंस, अर्स्टेड या हेनरी। फास्ट में बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, यह अर्स्टेड के माध्यम से दर्शाया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन और शानदार क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, दाएं अंगूठा का नियम, लेंस का नियम। फास्ट में बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से ऐसे ही क्लास के साथ जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही फुल यानी कि 70 में 70 आपका नंबर लाने के लिए बहुत ही इनफ होंगे। तो मिलते हैं फिर से एक इम्पोर्टेंट क्लास के साथ।
तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।